हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट शॉर्ट रन के अंदर। आज कवर करेंगे उसी का सेकंड पार्ट एवरेज कॉस्ट कवर शॉर्ट रन के अंदर। ये ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर कवर होते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए बच्चों, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एवरेज कॉस्ट किसे बोलते हैं? जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि एक यूनिट को बनाने के पीछे कितनी कॉस्ट आई है, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट होती है इसको पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी बोला जाता है। इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है जितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की जाती है, तो हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट है जो आ जाती है, जिसे एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। देर आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग्स टू थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। जैसे हमारे पास टोटल कॉस्ट थी तीन तरीके की, वैसे ही हमारे पास एवरेज कॉस्ट भी तीन तरीके की आती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। कि जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की गई आउटपुट की, तो हमारे पास एक यूनिट के पीछे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है, तो हमें कैलकुलेट हो जाता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये एक यूनिट के पीछे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है हमें कैलकुलेट करने में हेल्प होती है। इट इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट से डिवाइड करने पर हमारे पास पर यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट से जो पता चल जाता है कि एक यूनिट को बनाने के पीछे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आई है, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Since fixed cost is constant, the greater the output, the lowest will be the fixed cost per unit of output। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर जब हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके का होता है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर को तो हम चेंज कर नहीं पाते क्योंकि शॉर्ट रन है। फिक्स फैक्टर को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब फिक्स कॉस्ट है जो वो भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है तो फिक्स कॉस्ट भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होने से क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ाया जाता है, आउटपुट के नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाए जाते हैं, तो वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम होती है, इसके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक साइड ले लेते हैं हम आउटपुट को। आउटपुट जितना प्रोड्यूस किया गया है फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट से। तो आउटपुट ले लेते हैं कि हमारे पास यूनिट बढ़ाई जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक बढ़ा दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहते फिक्स्ड कॉस्ट, हर केस में क्या 10 है। तो यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब हमने 10 यूनिट बनाई है, कितनी 10 कॉस्ट आई है कितनी यूनिट के पीछे, एक के पीछे, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन गई, 10। ऐसे 10 फिक्स्ड कॉस्ट आई है, जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन किया गया है वो 2 यूनिट का किया गया है, तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई, कितनी आ गई, 5। ऐसे 10 जब 3 यूनिट प्रोड्यूस की गई तो पर यूनिट कॉस्ट पड़ गई 3.3। 10 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट पड़ जाएगी 2.5। फिर ऐसे 2 रुपये, फिर 1.7 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ऐसे 1.25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कम होते जाते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट है जो आउटपुट की बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट के बढ़ने के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गई है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, तो इसकी शेप जो बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। हम डायग्राम में हम ड्रॉ करते हैं, ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं कॉस्ट को। तो हमारे पास 10 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है जो हमारे पास हो जाएगी। ऐसे हम लेते हैं ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे यूनिट ऑफ आउटपुट जो प्रोडक्शन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ एक्स एक्सिस आते हैं, यहाँ पे हमने 8 तक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन किया है, यूनिट का लिया है। 3 4 5 6 7 8 9 तक हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आती है ओ एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हमने दिखाना है कॉस्ट को। तो ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट आ गई है और ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम आउटपुट को। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया था वैसे सेम इसको ड्रॉ करते हैं। 1 यूनिट के ऊपर पर यूनिट बनती है 10।
तो जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो हमें 1 यूनिट को बनाने के पीछे जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 10, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 2 यूनिट को बनाने पे 5 पड़ी है, तो 2 यूनिट के ऊपर 5, तो यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे 3 यूनिट को बनाने पे 3.3 बनी है, 3 यूनिट को बनाने में 3.3 यानी कि 3 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये 3.3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 यूनिट को बनाने में 3.3 फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी है। 4 यूनिट के ऊपर 2.5 पड़ी है, तो 4 के ऊपर 2.5 यहाँ पे आ जाएगा मिड में इनके पॉइंट। 5 यूनिट के ऊपर पड़ी है 2, तो 5 के ऊपर पड़ी है 2, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा नेक्स्ट वो यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 के ऊपर 2। फिर ऐसे 6 यूनिट के ऊपर पड़ी है 1.7, तो 6 यूनिट के ऊपर है जो 1.7, तो हमारे पास यहाँ पे 6 यूनिट ले लेते हैं, तो 1.7 यानी कि 1 से ऊपर थोड़ा सा यहीं से पे आ जाएगा पॉइंट ये। 7 यूनिट के ऊपर पड़ी है 1.4, 7 के ऊपर 1.4 यानी कि थोड़ा सा यहाँ से पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट पॉइंट ये। ऐसे 8 यूनिट के ऊपर 1.25, तो यहाँ पे इसका और भी बिलो पॉइंट है जो आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करें तो हमारे पास जो शेप बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो हम इस तरीके से यहाँ से इसको पॉइंट को लेके आएंगे, इसको मर्ज करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे, इसको पॉइंट को मर्ज करेंगे, और फिर ये जितने पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए हैं मतलब बनाए हैं इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो ये सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा। इस तरीके से जो शेप आ गया, इसका जो शेप बनता है वो किस शेप के बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है बच्चों। इसका जो शेप है यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर के इस तरीके से आके यहाँ पे इस तरीके से जिसका शेप बन गया, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। ये जो ये हमारे पास आया ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो आया है ये। एक्सप्लेनेशन कहती है कि यहाँ पे इसके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने की जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि जैसे जैसे टोटल आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। ये कभी भी जीरो नहीं होती फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है जो फिक्स ही रहती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का जीरो होना इम्पॉसिबल होता है। इट इज़ सो बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो जीरो नहीं होती, इस कारण से जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी जीरो है जो नहीं हो सकती। इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट द इंक्रीज इन आउटपुट, तो यहाँ पे इस चीज़ का ये एविडेंस से सबूत है कि जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाया जाता है तो वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो किस शेप का बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन करके देखा था। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, यानी कि 1 यूनिट को बनाने के पीछे कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रूप में। तो यहाँ पे जब हम जितना वेरिएबल खर्चा आता है उसको पर यूनिट से डिवाइड करके हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, कहते हैं 1 यूनिट के पीछे कितनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है वो होती है जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से, तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है, यानी कि 1 यूनिट को बनाने के पीछे कितनी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें पता चल जाती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब डिवाइड किया था आउटपुट से तो हमारे पास क्या आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई, यानी कि 1 यूनिट को बनाने के पीछे कितनी वेरिएबल कॉस्ट है जो हमें पता चल गई। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब हम एक साइड हम आउटपुट को ले लेते हैं, आउटपुट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, फिर लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करके पर यूनिट से क्या करी जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यूनिट्स ले लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट कर लेते हैं कि 10 है, फिर 18, फिर 24, फिर 28, 32, फिर 38, 46 और 62। अब यहाँ पे एवरेज कैसे करेंगे, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, यानी कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितने पता चल जाएगी। 10 डिवाइड बाई 1 करें तो 10 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 करें तो 9 आ जाएगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 7, 6.4, 6.3, 6.6, नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगी 7.8। जब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट कवर किया था तो उसमें हमने एक बात समझी थी कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो वैसे वैसे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होते हैं, फिर इंक्रीजिंग रेट से जो बढ़ती है हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम देख सकते हैं कि पहले तो क्या हो रही है, कम हो रही है, 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3 यहाँ तक क्या होगी, कम हो गई है, फिर दोबारा क्या होनी शुरू की, बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी पर यूनिट के पीछे जो वेरिएबल कॉस्ट है जो हमें पड़ रही है।
रीज़न इसका ये रहता है बच्चों की जब स्टार्टिंग की स्टेज में एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया जाता है तो स्टार्टिंग में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है फिक्स्ड फैक्टर का, जिस कारण से हमें जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो उतनी नहीं बढ़ती है जितनी बढ़नी चाहिए, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट क्या लगती है हमें कम होती जाती है। लेकिन जब हम एक लिमिट में पहुँचने के बाद भी एवरेज फिक्स्ड यानी कि वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ बढ़ाना नहीं हटते हैं, यानी कि जब ऑप्टिमम लेवल हो जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है उसके बाद भी जब नहीं रुकते हैं यानी कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना, तो उसके बाद फिर जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होना शुरू हो जाती है, जिस कारण से जो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है हमारे पास कम होने की बजाय, जिस कारण से जिसका जो कॉस्ट आया वो क्या होगा इंक्रीज हो गया, पर यूनिट का कॉस्ट जो होगा इंक्रीज हो गया है। अगर इस टेबल की हेल्प से हम समझें तो हमने देखा कि हमारे पास 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3 यहाँ तक हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रही है, यानी कि 1 यूनिट से लेकर के 6 यूनिट तक का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाल लागू होता है वो कौन सा ला होता है इंक्रीजिंग, जो यहाँ पे लाल लागू होता है बच्चों वो लागू होता है इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्या इसका डिमिनिशिंग कॉस्ट, यानी कि जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है तो वैसे कॉस्ट क्या होता है डिमिनिशिंग कॉस्ट है जो लागू होता है। यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट क्या हुई है डिमिनिश हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस्ट क्या बढ़ने लगी 6.6 हो गया, 3 से क्या हो गया 6.6 हो गया, तो 7, 8 में जाके क्या हुआ, तो यहाँ पे जो लाल लागू है वो कौन सा लागू हो गया, यहाँ पे जो लाल लागू होता है बच्चों होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि रिटर्न क्या हो चुका है डिमिनिशिंग रिटर्न हो चुकी है, डिमिनिशिंग रिटर्न हो चुका है, जिसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट क्या हो चुकी है यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, कॉस्ट क्या हो गई इंक्रीज हो गई है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब ऑप्टिमम लेवल के बाद है जो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो उसके नेगेटिव हमें रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, तो जो पर यूनिट हमारे पास आउटपुट होता है वो बढ़ने के बजाय क्या होता है कम होना शुरू होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना शुरू होता है, जिस कारण से कॉस्ट क्या होती है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो डायग्राम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सबसे पहले ओ वाई एक्सिस ले लेते हैं, ओ वाई एक्सिस में 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ तक हमने 10 तक ले लेना डाटा। तो अब ऐसे हमने ओ एक्स एक्सिस जो बनानी है, ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास 8 तक यूनिट्स हैं, तो हम इसको 8 तक यूनिट का जो बनाएंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक यूनिट है। तो यहाँ पे हमने ओ एक्स एक्सिस दिखाना है, ओ एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने क्या ले लेना है आउटपुट है। ऐसे ही हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस पे 2, 4, 6, 8 और 10 तक हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है टेबल लिया है वैसे सेम इसको अब हम दिखाएंगे डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले जब हमने 1 यूनिट ली है, 1 यूनिट के ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनती है 10, तो यहाँ पे 1 यूनिट के ऊपर बनती है 10, तो हमने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कि 1 यूनिट के ऊपर आइए 10, 2 यूनिट के ऊपर आइए 9, तो यहाँ पे 2, 10 से थोड़ा सा बिलो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी 9, फिर ऐसे 3 यूनिट के ऊपर 8 है, 3 यूनिट के ऊपर जो हमारे पास कॉस्ट आई है वो आई है 8, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 यूनिट पे आई है 7, तो 4 यूनिट पे आई 7, तो 6 से थोड़ा सा अबव ले लेते हैं हम इस पॉइंट को, 4 पे थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 7 आई है। फिर 5 यूनिट के ऊपर आए 6.4, तो 5 के ऊपर आइए 6.4, तो 6 से मतलब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 6.4 यहाँ पे आ जाएगी। फिर 7 यूनिट पे ये 5 के ऊपर आइए हमारे पास 6.4, और फिर 6 यूनिट पे आइए 6.3, तो 6 यूनिट पे आइए 6.3, तो यहाँ पे 6.3 अप्रोक्सीमेट यहाँ से पे आ जाएगा पॉइंट है जो 6.3 यहाँ से पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर 7 पे 6.6 हो गया है, 7 के ऊपर 6.6 फिर बढ़नी शुरू हो गई है हमारे पास जो कॉस्ट है, तो यहाँ पे 6.6 मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया। 8 के ऊपर 7.8 आ गए, तो 8 के ऊपर 7.8 आ गए, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो 8 से थोड़ा सा बिलो ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बन जाएगा। तो जब हम इन पॉइंट्स को जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करके हमें पता चल जाएगा कि इसका जो शेप है वो किस तरीके से आ रहा है। तो हमने देखा कि इसका जॉइंट करते जब हम पॉइंट्स को, तो हमारे पास जो शेप बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जो हमारे पास कॉस्ट है पहले कम हुई है, कम होकर के फिर इसके बाद क्या होनी शुरू होगी बढ़नी शुरू होगी, तो इस तरीके से इसका जो शेप बन जाएगा, यानी कि जो इसका शेप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कम होकर के फिर क्या होगी बढ़नी शुरू हो गई है। ये हमारे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद क्या होगी बढ़ गई है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या हो गया ड्रॉ हो गया, कि स्टार्टिंग में हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रहा है, डिमिनिश हो रही है, डिमिनिश होने के बाद फिर क्या हो एक लेवल के बाद क्या होनी शुरू होगी बढ़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे इसकी जो शेप बनती है वो बनती है यू लेटर, यानी कि इसको जो इंग्लिश का यू लेटर होता है उसकी शेप के सिमिलर इसको माना गया है।
तो यहाँ पे जो इसके यू शेप होने की रीज़न यही रहता है कि जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न वाला स्केल है जो लागू होता है, जिस कारण से पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है। फिर एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है जो लागू होता है, जिस कारण से कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू होती है। तो यहाँ पे जो लॉ होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का लागू होने के कारण जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप बनती है वो क्या बनती है, यू शेप बन जाती है। एक बार कॉस्ट कम हो रही है, एक लेवल पे पहुंचने के बाद कॉस्ट क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू होगी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जिसे बोलती है। एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट के साथ तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट ले आती है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जिसमें हम लेके चलेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को टोटल करके चलेंगे तो फिर देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट हमें जो कितनी बढ़ रही है। कहते हैं जो एवरेज को टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है जो कैलकुलेट की जाती है। फर्गुसन के हिसाब से जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से, यानी कि जितना टोटल कॉस्ट है अगर उसको डिवाइड कर दिया आउटपुट से तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है जो एवरेज टोटल कॉस्ट है जो पता चल जाती है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज अ सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं। जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है जो पता चल जाती है। इट मेजर्स द एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑल इनपुट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से पता चलता है कि पर यूनिट एक यूनिट को बनाने के पीछे कितनी कॉस्ट है जो पड़ रही है। तो हमें पता चल जाए कि यानी कि टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करके हम देखते हैं कि एक यूनिट के ऊपर कितना हमारे कॉस्ट है जो पड़ रही है। तो यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट को, जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से तो हमारे पास क्या आती है, एवरेज कॉस्ट आती है। या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर दो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तभी हमारे पास है जो एवरेज कॉस्ट पता चल जाती है। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिए थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, यही डाटा उठाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो एग्जाम्पल लिया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, यही सेम डाटा उठाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं आउटपुट। फिर हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की थी। फिर एवरेज कॉस्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से ऑलरेडी कैलकुलेट करके है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर देंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है जो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 8 तक डाटा लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यूनिट को प्रोड्यूस किया था। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पड़ी थी वो हमें पड़ी थी 10 5 3.3 2.5 2 1.7 1.4 1.2 से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें जो पड़ी थी वो पड़ी थी 10 9 8 7 6.4 से 6.3 फिर 6.6 फिर 7.8 से। तो ये मैंने वही सेम एग्जाम्पल उठाया बच्चों जो पिछले मतलब हमने डायग्राम किए ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वही डाटा मैंने सेम उठाया है। अब इसमें क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने की इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, टोटल कर देना है। 10 प्लस में 10 करेंगे 20, 5 प्लस में 9 करें तो हमारे पास 14, ऐसे 11.3 9.5 8.4 8 8 और 9। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया। अब हम इस एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट 20 फिर 14 फिर 11.3 फिर 9.5 फिर 8.4 फिर 8। तो यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर कॉन्स्टेंट होगी, फिर कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे रीजन क्या रहता है बच्चों, इस टोटल के अंदर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शामिल होते हैं। इस कारण से जैसे यहाँ पे पहले कॉस्ट कहीं कम हुई फिर उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई, वही रीजन इसका रहता है कि पहले कॉस्ट कम हुई फिर कॉन्स्टेंट होने के बाद क्या हो गई, इंक्रीजिंग होनी शुरू हो गई है। हमने देखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 10 5 3.3 2.5 2 1.7 1.4 1.2। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 9 8 7 6.4 6.3। तो यहाँ तक 6 यूनिट तक क्या हो रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी कारण से हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट भी क्या हो रही है, यहाँ तक कम हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एवरेज जो कॉस्ट है 20 14 11.3 9.5 8.4 8 तक, यहाँ तक क्या हो चुकी है, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। कॉस्ट क्या होगी, कम हो गई है। फिर यहाँ पे 8 और 8 फिर क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है यहाँ पे आकर के। फिर कॉस्ट क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। बढ़ने रीजन क्या रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 6.6 से 7.8 हो चुके हैं जो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इस कारण से दोबारा फिर कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे जिसका शेप भी क्या बनेगा, यू शेप बनेगा। इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लेना है ओ वाई एक्सिस, ऐसे यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस को लेके चलेंगे।
तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं कॉस्ट को और ओ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम आउटपुट को। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में कॉस्ट क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग की स्टेज से कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है, कम करना है, कम कर लिया है, फिर मिनिमम हो गया ये, यानी कांस्टेंट हो गया ये। कांस्टेंट होने के बाद फिर दोबारा कॉस्ट क्या शुरू होगी, यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि मिनिमम हो गए, फिर क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप क्या बनी, वो भी किस तरीके से बन गई, इस तरीके यू शेप बन गई है कि यहाँ पे पहले कम हुआ, फिर कांस्टेंट होकर के फिर क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ला लागू होता है वो कौन सा ला लागू होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न वाला लागू होता है, जिसका कारण से कॉस्ट क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। फिर कांस्टेंट हो जाती है हमारे पास कॉस्ट जो कांस्टेंट रिटर्न लागू होने के कारण। फिर उसके बाद जो डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है, जिसका कारण से कॉस्ट क्या होनी शुरू होती है, इंक्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट की जो शेप होती है वो क्या होती है, यू शेप हो जाती है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था आज का एवरेज कॉस्ट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कि जो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसकी यू शेप क्या होती है, इसका रीजंस क्या है। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।